कमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हैं इंपोर्ट्स के हवाले से, इसके अलावा मईशत के हवाले से, मगर सबसे पहले क्योंकि आप भी आज जो स्टेटमेंट है उसमें जिक्र कर रहे हैं कि जो IMF प्रोग्राम की बहाली है, नवे रिव्यू का मुकम्मल होना है, वो क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। यानी कि जो बैरूनी अदायगियों की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इमदाद भी मिल जाएगी और ऐसा डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, जो कि आपका एक कंसिस्टेंट इंसास रहा है, वो सब भी मुंसलिक है IMF प्रोग्राम की बहाली से। आप भी ये कह रहे हैं? जी, पहले तो शाहज़ेब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में तो ऑलरेडी है, और आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ थोड़ा डिले हुआ है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे, लेकिन ये सस्पेंड नहीं हुआ या इसको ख़त्म नहीं किया गया। तो हम टेक्निकल लेवल के ऊपर तो पहले ही डिस्कशंस में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेवल पे भी उनका कोऑर्डिनेशन है उनके साथ और बातचीत चल रही है, और हमारे स्टेट बैंक की तरफ से भी हमारे टेक्निकल स्टाफ लेवल के ऊपर डिस्कशंस जो है वो ऑलरेडी चल रहे हैं। सिर्फ अब उसमें फ़ाइनल उनको विज़िट करना है और उसमें इस प्रोग्राम को इस 9th रिव्यू को कंक्लूड करना है। तो उस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्द ये प्रोग्राम जो है उस पर डिस्कशन रीस्टार्ट होगा, और उसके बाद जब कंक्लूड हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी जो है वो फिर क्लैरिटी आ जाएगी। और आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको कंक्लूड करने के लिए जो प्रायर एक्शंस दरकार हैं, क्योंकि IMF का अब नज़र आ रहा है कि रवैया बड़ा सख्त है। दोस्त ममालिक ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान को पैसे की सूरत में मिल सकते हैं जब पाकिस्तान खुद रिफॉर्म्स की तरफ जाएगा, कि हुकूमत भी वो प्रायर एक्शंस लेने के लिए तैयार है। हाँ, ये तो इसका जवाब बेहतर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे सकेगी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे सकेगी, बट ये है कि प्रायर एक्शंस के ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली होगा, और उस डिस्कशन के बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी जिस पे फाइनल कंसेंसस होगा तो उसमें जो एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस किया है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब के लेवल पे भी अनाउंसमेंट है उस पर कि वो उसमें जो एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, जो आफ्टर डिस्कशन जो फाइनल चीज़ें सामने आएंगी उसके ऊपर जो एक्शन होंगे वो करेंगे। वैसे एक जो IMF का इसरार है, जिसके बारे में आज भी आपका भी ये स्टांस है कि जी मार्केट बेस्ड ही है पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट, मगर 3 रेट्स हो गए हैं। एक ब्लैक मार्केट रेट है इनफॉर्मल, एक ओपन मार्केट रेट है और एक इंटरबैंक रेट है, और तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उसमें उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे जब आप खुद ये कह रहे हैं कि मार्केट बेस्ड ही है? हाँ, देखिए हम तो रेट तो मार्केट बेस्ड ही है शुरू से लेके, जब 2019 के मई 2019 से हमने स्टार्ट किया है इसका मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म, तो वो अभी तक इन प्लेस है और उसी तरह जो है वो रेट डिटरमिन हो रहा है। उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें जो है वो जो रिसेंट पीरियड में खासकर जो है वो चेंजेस आए हैं। एक तो उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है अनफॉर्चुनेटली, जैसे हमारे यहाँ इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल इन दिनों में रही है थोड़े पिछले कुछ महीनों से, तो उसकी वजह से जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स हैं वो उन्होंने काफ़ी जो है वो उसमें एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। और उसमें आपने ग्रे मार्केट की बात की, तो जब हम अपनी तरफ से रेगुलेटरी फ्रॉम स्टेट बैंक की तरफ से देखते हैं तो उसमें 2 ही मार्केट्स हैं बेसिकली, एक तो इंटरबैंक मार्केट है, दूसरी आपकी एक्सचेंज कंपनीज़ की मार्केट है। ये ग्रे मार्केट वगैरह जो भी इसमें ऑपरेट कर रहे हैं ये इलीगल बिज़नेस है, कानून इसकी उनको इजाज़त नहीं देता, और उसके बावजूद वो ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क के कानून को जो है वो वायलेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं इसको रोका जाए। उसके साथ साथ हम जो है वो मार्केट का मैकेनिज़्म उसके बहुत क्लोजली अपने मैकेनिज़म्स के थ्रू उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि अभी ये दोनों रेट्स में काफ़ी जो है वो गैप जो है वो नैरो हुआ है। और हम समझते हैं कि जैसे ही IMF का ये प्रोग्राम कंक्लूड होगा और उसके नतीजे में बाकी जो इन्फ्लोज जो लाइन अप हुए हैं और जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में आएंगे, तो वो आने शुरू होंगे, तो मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नॉर्मलाइज होगा और उस तरह फिर जो है वो रेट जो है वो मगर अभी नैरो नहीं हुआ है। 268 पर आपको इनफॉर्मल रेट इस वक्त मार्केट में मिल रहा है, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस गिर रही हैं। 19% रेमिटेंसेस गिर गई हैं। एक्सपोर्टर्स अपने पैसे बाहर रख रहे हैं। दिसंबर के महीने में 21% एक्सपोर्ट्स हमारी गिरी हैं। देखिए इलीगल जो चीज़ें हो रही हैं वो उसके ऊपर तो मैं कमेंट इस वक्त नहीं करूँगा, बट ये है कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ का रेट है और जो स्टेट बैंक का रेट है उसमें भी थोड़ा फ़र्क है। बट उसमें अगर आप देखें तो इंटर बैंक का रेट जो है वो रिसेंट पीरियड में पिछले 3-4 हफ्तों के में उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। कुछ जो है वो एक्सचेंज कंपनीज़ की साइड के चीज़ें जो है उसमें भी थोड़ा सा मूवमेंट होना शुरू हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, और ये जब सेंटीमेंट बेहतर होगा जैसे मैंने पहले कहा, तो फिर उसके साथ साथ ये रेट जो है वो मज़ीद एक दूसरे से कंसाइड होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये तो तय है कि जो ज़ाहिर पहले हमने देखा है 6-8 महीने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से भी, फिर स्टेट बैंक की तरफ से भी कहा गया कि जब हम क्रैक डाउन करेंगे, हम ये नहीं करने देंगे। ये उसी वक्त होगा जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। उसके बगैर एक्शन लेने से या फिर ये कहने से कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये होगा नहीं। और जो ऑफिशियली अपनी रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, अगर $2 अरब आई हैं और 30 रुपये का फ़र्क है, तो
60 अरब रुपए का तो उनको वैसे ही नुकसान हो गया जो ऑफिशियली भेज रहे हैं। हुंडी हवाला एक इंसेंटिव बन गया लोगों के लिए पैसे भेजने का। देखिए उसमें मेन जो है स्पेकुलेटिव एलिमेंट है। अगर हम अभी इसमें अंदर कोई भी चीज़ होती है अगर तो, लेकिन स्पेकुलेशन अगर कंटिन्यू करती है तो ज़ाहिर है कि ये रेट जो है ना उसमें डिफरेंस रहेगा। तो ये डिफरेंस तभी ख़त्म होगा जब आपके पास IMF का प्रोग्राम कंक्लूड हो जाएगा और उसके या फिर आपके पास इन्फ्लोस जो है वो इतने आने शुरू हो जाएंगे कि आपके जो इसमें डेट सर्विसिंग से रिलेटेड जो कंसर्न्स है लोगों को वो एड्रेस हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब जो है वो हमारे पास इन्फ्लोज सफिशिएंट आएंगे और दूसरा ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो है ये जो उसमें कमी आएगी। और इस वक्त तय है कि दोस्त ममालिक की तरफ से भी, फिर वर्ल्ड बैंक हो, दीगर इदारे हों, कि वो IMF ही की तरफ देख रहे हैं कि वो होगा तो उसके बाद ही ये सारे के सारे काम होंगे। इसमें मेरा हाल ऑफिशियली हमारे पास कोई ऐसा उस तरह की कोई एटलीस्ट स्टेट बैंक के पास नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन कि वो उसके साथ लिंक कर रहे हैं। बट ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और गवर्नमेंट ऑलरेडी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है, मुख्तलिफ जो हमारे लैंडर्स हैं उनके साथ, और IMF के साथ भी कोऑर्डिनेशन में है। तो इसमें क्लैरिटी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आ जाएगी। वैसे एक और चीज़ जिस पर ज़ाहिर स्टेट बैंक पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक हुकूमती पॉलिसी है, मिफ्ता इस्माइल साहब के ज़माने से शुरू हुई और वो अब कंटिन्यू कर रही है। और अनाउंस ये किया गया था कि कुछ टाइम के लिए है क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मगर उसमें इजाफा होता चला गया। 6 अरब डॉलर से इंपोर्ट ज़रूर 4.5 अरब डॉलर के आसपास आ गई हैं, मगर हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री की तरफ से शिकायत आ रही हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो। अब तो PSO का कहा जा रहा है कि कार्गो जो है उनको कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि उनकी LCs नहीं खुली। फिर पेट्रोलियम डिवीज़न ने आपको लिखा है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका बहरान पैदा हो सकता है। ये पॉलिसी कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि इससे तो एक्सपोर्ट सेक्टर भी खुद मुतासिर हो रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल करने के लिए क्या था, मगर उससे एक्सपोर्ट सेक्टर भी मुतासिर होगा, तो बड़े लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। जी देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट या इस साल का जब साल शुरू हुआ था तो हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये 10 अरब डॉलर के करीब होगा। और उसमें जैसे इंपोर्ट्स अब कम हुई हैं या उसके अलावा दूसरे जो स्टेट बैंक ने जो एक्शंस लिए हैं तो उसके नतीजे में अब थोड़ा सा उसमें कमी इंपोर्ट्स में भी आई। और इसके अलावा जो है वो बाकी की जो हमारी सर्विसेज की इंपोर्ट्स हैं और दूसरे कुछ जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं करंट अकाउंट को, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आया। और उसके नतीजे में हम ये इस वक्त कह सकते हैं कि ये 10 बिलियन से कम होकर 9 बिलियन से कम रह जाएगा। तो ज़ाहिर डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में नीचे आई है, जो आपकी आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी बताती है, जो कंजम्पशन है, चाहे सीमेंट हो, दीगर अशिया हो। मगर दूसरी तरफ ये जो सख्तियाँ हैं जिसकी मैं बात करूँ, क्योंकि इसकी इंप्लीकेशंस शॉर्ट टर्म में ठीक है, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट कर्टेल करने में कामयाब हुए हैं। इंपोर्ट्स का डिक्लाइन ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन है, मगर जो एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन है वो बहुत परमानेंट नोयत का हो सकता है अगर उनकी सप्लाई चेन टूट जाए। अगर हमें कोई 500-600 मिलियन डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, 500 मिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंसेस कम हो गई हैं और हुंडी हवाले पर चली गई हैं, तो ये परमानेंट भी हो सकता है कि हुंडी हवाले से वापस उसको बैंकिंग चैनल में लेकर आना या फिर एक्सपोर्ट्स को वापस बढ़ाना, ये लॉन्ग टर्म इसकी इंप्लीकेशन ज़्यादा नहीं हो सकती हैं कि जिसकी वजह से जी देखिए इसकी इम्प्लीकेशंस बिल्कुल हैं। और इसमें मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ ये डोमेस्टिक जो हमारे जो सतह के प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें जो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी जो आपने देखा होगा रिसेंटली जो है वो काफ़ी स्लो डाउन है। बहुत सारे हमारे जो एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर कि हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना माल बेचते हैं, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसमें जब इकनॉमिक स्लो डाउन होगा, वहाँ पे डिमांड अगर कम होगी तो एक कुदरती बात है कि उसका जो है वो असर हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर आएगा। तो एक तो वहाँ की इंटरनेशनल मार्केट की जो अपनी जो इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस तरह की उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं तो उसका असर आ रहा है। दूसरा हमारे जो अपने मुल्की सतह के ऊपर जो इश्यूज़ हैं उसका भी ज़ाहिर है कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर कुछ असर हो रहा है। तो ये जो मैं बात कर रहा था, हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट से उनको अलाउ किया है या हमने उनकी प्रायोरिटी ऊपर की है या हमने और दूसरे जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इकदाम किए हैं। तो ये इसीलिए कि ये हैं कि हमारे लिए एक्सपोर्टर्स जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट करें ताकि उनके जो बिज़नेस को वो करें। और ये जो सॉरी सेकंडली जो आपने जो रेमिटेंसेस का कहा, तो रेमिटेंसेस के अंदर बिल्कुल इस वक्त थोड़ा स्लो डाउन आया है और वो उसकी भी अगेन सिर्फ डोमेस्टिक रीजंस नहीं है, उसमें भी इंटरनेशनल मार्केट्स के भी जहाँ पे कि हमारे वर्कर्स रहते हैं तो उसमें फॉर इंस्टेंस वहाँ पे महंगाई इस वक्त बढ़ी हुई है और उसके नतीजे में उनकी अपनी जो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ी है। तो उसके नतीजे में जो सेविंग करते हैं वो और पाकिस्तान भेजते हैं उसमें थोड़ी कमी।
ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा खलीजी ममालिक से है, सऊदी अरब है, यूएई से है, और वही इम्पैक्ट हमें बांग्लादेश में नहीं नजर आ रहा है। उनकी रेमिटेंसेज भी जब इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट बढ़ गया था, डिफरेंस बढ़ गया था, तो रेमिटेंसेज में डिक्लाइन था, जो कर्टेल हुआ है दिसंबर नवंबर के महीने में, उनकी दोबारा बेहतर हुई है। एक्सपोर्ट्स भी उनकी रिकॉर्ड नवंबर में रिकॉर्ड था, दिसंबर में एक और रिकॉर्ड बनाया है बांग्लादेश ने। हमारे यहाँ मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, उसमें रेमिटेंसेज के अंदर आप ठीक कह रहे हैं कि उनका बांग्लादेश में थोड़ी अभी बेहतरी आई है, और वो उसके बहुत सारे अगेन फैक्टर्स हैं। हमारे साथ जो है वो हमारे ये कोविड के बाद जो चीज़ें ओपन अप हुई हैं, और उसके बाद ट्रैवल बढ़ा है फॉर इंस्टेंस, और बहुत सारे लोग जो है वो अब आना जाना शुरू हो गए हैं, जो कि इन हैंड जो है वो अपने कैश कैरी करके आते हैं। तो ये पहले कोविड में नहीं हो रहा था, तो इसीलिए कुछ जो है हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो इस इनफॉर्मल चैनल से फॉर्मल चैनल में डाइवर्ट हुए थे। तो कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हज उम्रा ओपनिंग होगी, उसके बाद ट्रैवल बढ़ेगा, उसके बाद और कुछ ये स्मगलिंग साइड की चीज़ें जो इस वक्त जो होनी शुरू हुई हैं तो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, तो ये इनका अफेक्ट आएगा। और कुछ जो है वो चूँकि स्पेकुलेशन है हमारी लोकल मार्केट के अंदर भी रेट के ऊपर, और उसका ज़ाहिर है कि एक कुदरती बात है कि उसका अफेक्ट भी जो है वो हमारे ये जो स्पेकुलेशन है, ज़ाहिर है अब 17% की शरह सूद एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न है, मगर लोगों का एक रुझान नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कमर्शियल बैंक्स का भी रुझान नहीं नज़र आ रहा है कि वो डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि लोग डॉलर या फिर सोना रखने की बजाय बैंक में पैसे रखवाने के लिए और एक हाई रिटर्न लें, जो कि 5-6 साल में आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाएगी, आपका अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये क्या वजह है कि आप क्या बैंक्स का रुझान नहीं है कि वो डिपॉजिट्स को बढ़ाएं, क्योंकि एडवांस डिपॉजिट रेशो का मसला है, क्या मसला है? नहीं, बैंक्स के पास डिपॉजिट्स तो अभी बहरहाल रीज़नेबल पेस पे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा ईयर एंड के ऊपर थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन नज़र आएगा आपको, बट अदरवाइज़ डिपॉजिट रेट के ऊपर हमें कोई इतना मेजर इशू नहीं है, क्योंकि वो डिपॉजिट रेट तो बिल्कुल एक अच्छे रेट के ऊपर वो उसमें इजाफा हो रहा है। असल बात ये है उनकी लैंडिंग साइड के ऊपर, कि लैंडिंग साइड के ऊपर चूँकि रिस्क थोड़े बड़े हुए हैं, तो इसलिए बैंक्स जो है वो लैंडिंग में ज़रा थोड़ा सा केयरफुल हुए हैं। तो वो ज़्यादा हमारे लिए इस वक्त जो है वो एक कंसर्न है, और जिसको हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और उनको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर इस रेट पर और इस इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ लैंडिंग कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी में? नहीं, लैंडिंग तो देखें अभी जब जो थोड़ी सी जो गैर यकीनी की सूरत हाल अभी बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा जब बेहतरी आनी शुरू होगी, और साथ में जो हमारे ये जो एक्सटर्नल साइड की चीज़ें हैं ये बेहतर होना शुरू होंगी, तो फिर आप देखेंगे कि ये लैंडिंग साइड में भी बैंक्स काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। बैकलॉग क्लियर करने का इरादा रखते हैं जो कि इस वक्त पोर्ट्स पर है? जी, उसके लिए हमने अभी आज ही एक बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शंस इशू की है, जिसमें कि हमने उनको कहा है कि आप एक तो जो वहाँ पे शिपमेंट जो स्टकअप हुई हैं उनको फैसिलिटेट करें इंपोर्टर्स को, और उसमें हमने उनको अलाउ किया है कि, और ये भी अगेन जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से इस सजेशन हमें आया था कि अगर वो ख़ुद से उनके पास कोई फंडिंग बाहर अरेंजमेंट है तो आप हमें अलाउ कर दें, या उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम ख़ुद वहाँ पे अपने सप्लायर से मिल के कोई डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप 180 दिन या उससे ज़्यादा का आपके पास डेफर्ड पेमेंट का अरेंजमेंट है, तो बैंक्स को हमने कहा कि आप बिल्कुल इनको अलाउ करें ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। तो इसमें हमें हमारा ख्याल ये है कि काफ़ी सारा बैकलॉग जो इसमें जो स्टॉकअप इंपोर्ट्स का है शिपमेंट्स के ऊपर जो पोर्ट्स के ऊपर है वो काफ़ी क्लियर होगा। लेकिन जो बाकी बचेगा उसके लिए हमने चैम्बर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया, हमने उनको जो है वो रिक्वेस्ट की है कि आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि हम उसमें देखें कि कौन सी इंपोर्ट्स हैं जो स्टॉक हुई हैं और उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और फिर उसके बाद हम अपनी कैपेसिटी को देखते हुए उसको जो है वो ग्रेजुअली क्लियर करना शुरू करें। तो उनके साथ एक हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उस पर इस सारी सिचुएशन को असेस करके तो फिर एक हम उनको रोड मैप देंगे कि ये कैसे। तो बार बार हमारा इसका बॉटम लाइन यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो स्टॉकअप शिपमेंट्स है इनको क्लियर किया जाए और बिज़नेस को फैसिलिटेट किया जाए। और इस वक्त एक नज़र आ रहा है, आपने भी कहा इसमें, कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। टाइट मॉनेटरी स्टांस हो और एक्सपेंशनरी फिस्कल स्टांस हो, और ये हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जब से आपने टाइटनिंग शुरू की है। मगर एक अजीब सा ट्रैप है जिसमें इकोनॉमी फंस गई है, चाहे वो एक्सटर्नल साइड पर हो डोमेस्टिक साइड पर हो। आप कहते हैं कि हुकूमत को फिस्कल डिसिप्लिन में हुकूमत को आना चाहिए, ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, मगर जब आप शरह सूद बढ़ाते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि पहले 6 महीने में गवर्नमेंट ने तकरीबन 2570 अरब रुपए सिर्फ सूद में पे कर दिए हैं, जो कि एनुअल टारगेट था 4000 अरब रुपए का, उसका 65% है, क्योंकि जब शरह सूद बढ़ रही है तो हुकूमत की पेमेंट्स बढ़ रही हैं, और एक्सपेक्टेड है कि शायद 5000 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में हुकूमत इस माली साल में अदा करेगी, जो कि 4000 अरब के टारगेट से 1000 अरब रुपए ज़्यादा है। तो ये अजीब सा ट्रैप नहीं है कि आप सूद बढ़ाते हैं शरह सूद तो हुकूमत की पेमेंट्स बढ़ जाती हैं? फिस्कल डिसिप्लिन कैसे आए इस मईशत?
देखिए इसमें आप जब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन होता है उसमें कोई एक चीज़ किसी एक फैक्टर को नहीं देखा जाता, उसमें उसमें आपकी एक्सटर्नल साइड की चीज़ें भी देखी जाती हैं, उसमें आपका इन्फ्लेशन भी देखा जाता है, उसमें आपकी जो ग्रोथ है उसके साइड की चीज़ें भी देखती हैं, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे मूव कर रही है वो भी। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है वो फिर एक डिसीजन लिया जाता है। तो ज़ाहिर है कि उस और ये कोई डिसीजन बाज़ का बड़ा मुश्किल जो है वो फ़ैसला होता है कि आप हर चीज़ को तो बिल्कुल ठीक तरीके से वो नहीं रख पाते, कुछ चीज़ों में आपको उसके यकीनन कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो भी एक्शन आप लेते हैं। तो लेकिन आपको ब्रॉडर पिक्चर सामने रखनी है और आपकी डायरेक्शन किस तरफ है, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं उसको आपने सामने रखना है। आज अगर हम ये फ़ैसले नहीं करते और ये इसी तरह जो है वो महंगाई बढ़ती रहती है तो कल को आपको जो उसकी कास्ट पे करनी पड़ेगी वो शायद आज की कास्ट जो शॉर्ट टर्म कास्ट है उससे बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए अगर आप आज मुश्किल फ़ैसला कर लेंगे और कल आपका जो है वो बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और इसके नतीजे में आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो वो ओवरऑल इकानमी के लिए हम समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर बात है, बजाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर आसान और खुश करने वाले फ़ैसले करें और बाद में उनका नतायज जो है वो आने वाले दिनों में भुगतें। तो वो शायद ज़्यादा कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं। वैसे तो फिर लॉन्गर रन में तो पाकिस्तान को अपने टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने होंगे, अगर डेफिसिट्स ख़त्म करने हैं, अगर इकोनॉमी को अपने पैरों पर खड़ा करना है, इन डेफिसिट्स के साथ और इस सूद की अदायगियों के साथ तो नहीं चल सकते। बिल्कुल, ये आपने बात ठीक की है कि अभी हमारा टैक्स GDP रेशो बहुत कम है, लेस दैन 10% है, और इसमें हमें मेरा हाल है कि रेवेन्यू साइड के ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर कम करने का शायद इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके जो है वो आपको करने ही है गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उसको आप बढ़ाएं, आमदनी बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में आप खर्चे जो हैं उनको फाइनेंस कर सकेंगे, और अगर उसमें डेफिसिट आता रहेगा तो फिर आप जो है वो बोरिंग करते रहेंगे। तो एक और बात है जिस पे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ज़ाहिर दो आर्गूमेंट हैं। एक ये है कि जी करेंसी को हमें गिराना चाहिए और करेंसी गिरती है तो उस पर हमारी एक्सपोर्ट्स भी कंपेटिटिव रहती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और ये मामला होगा। मगर दूसरी साइड का आर्गूमेंट ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स 100 रुपये से 230 रुपये की जब करेंसी हो गई है तो कितना इजाफा हुआ है, उसी के आसपास हमारी एक्सपोर्ट्स मौजूद हैं। जैसे ही हम करेंसी गिराते हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आते हैं, जब इन्फ्लेशन आती है तो हम उसी साइकिल में फंसते जाते हैं कि वो महंगाई रहेगी, फिर शरह सूद बढ़ेगी, फिर ग्रोथ पर इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती नहीं है। आप क्या समझते हैं, कौन सा आर्गूमेंट ठीक है? देखिए, आपको एक बैलेंस आउट करना है इसमें, ये दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स ठीक है, आप उसमें बिल्कुल आप उसका इम्पैक्ट होता है। हमने भी पूरा इस पे ऊपर रिसर्च की हुई है कि जब आप करेंसी का मूवमेंट होता है तो उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो कितना फ़र्क पड़ता है और उसमें कितना बैलेंस आपको रख के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम जो देखते हैं उसमें उसको बैलेंस करने की कोशिश करते रहें, और आप इसमें देखें कि अब ये नहीं है कि करेंसी बिल्कुल किसी एक जगह पे स्टक हुई है, उसमें मूवमेंट आती है और उसके नतीजे में आप देखें कि जो एक्सपोर्ट्स को जो हमारी तरफ से जो सहूलत मिलनी चाहिए वो मिल रही है। लेकिन ये कि साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी और बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट्स को जो है वो मुतासर करते हैं, तो हमें उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है। खाली हमें करेंसी के ज़रिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जो है ना वो मेरा ख्याल वो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, वो ठीक स्ट्रेटजी नहीं है। बट हमारे पास क्या एक्सपोर्टेबल सरप्लस है भी कि जो हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ जाएंगी कि हमारे ये करंट अकाउंट डेफिसिट के जो मसाइल हैं वो इंपोर्ट्स कर्टेल करके नहीं एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर आ रहे होंगे, क्योंकि 70 अरब डॉलर 65 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट एक 22 करोड़ इंपोर्ट्स एक 22 करोड़ के मुल्क के लिए मसला नहीं है, 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स मसला है कि वो बहुत कम। इसीलिए मैंने कहा कि वो दूसरे फैक्टर्स की आपको मतलब आप खाली करेंसी के बेस पे कहें कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो वो इस तरह वो नहीं चीज़ें चलती, बल्कि आपको दूसरे उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें एक्सपोर्टेबल सरप्लस आपको बढ़ाना है, आपने अपनी क्वालिटी जो है वो बेहतर करनी है, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर मार्केटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें भी साथ करेंगे तो फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट। एज ऑफ नाउ ग्रोथ आप अपने, क्योंकि इसमें फिर स्टेटमेंट में इशारा दिया गया है, बट अब ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान नेगेटिव ग्रोथ होगी। पहले ही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप भी जिक्र करेंगे नवंबर में नेगेटिव 5% रही है, डिमांड बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, तो क्या हम मनफी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं इस साल? नहीं, अभी तो हमारा नहीं ख्याल मनफी का। हमने जो लास्ट हमारी नवंबर में मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें 2% का हमने जो है वो फोरकास्ट किया था फॉर द करंट फिस्कल ईयर कि ये 2% पे रहेगी। अभी जो हमारी आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी हमने ये सारा डाटा रिव्यू किया है, और अब हमारा ख्याल ये है कि ये शायद 2% से थोड़ी कम होगी। इसमें डाउन साइड जो है वो हमारे पास काफ़ी रिस्क हैं, बट ये कि नेगेटिव का हमारा एटलीस्ट असेसमेंट नहीं है कि ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव में होगी, लेकिन कितनी पॉजिटिव होगी ये आगे चल के आने वाली चीज़ों से पता चलेगा। वैसे यानी एज ऑफ नाउ जो पाकिस्तान के लिए लाजमी है एक फिस्कल डिसिप्लिन, साथ में IMF का प्रोग्राम, ताकि हमारे एक्सटर्नल जो इन्फ्लोज हैं वो अनलॉक हो सकें, ये आपका भी मैसेज?
जी, ख़ासकर जो है वो IMF प्रोग्राम हमें कंक्लूड करना है और ऑलरेडी उसमें हम हैं, और साथ में फिर उसके जो इन्फ्लोज जो लाइन अप किए हुए हैं उनको हमने मोबिलाइज़ करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।